गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए साइंस की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आपके बायोलॉजी का लेसन है, आपका पौधों एवं जंतुओं में जनन। ये लेसन मैं आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। इससे पहले जो आपका लेसन था लाइफ ऑफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम, उसको मैंने कम्प्लीटली फिनिश करवा दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है या वो क्लासेस नहीं ली हैं, आप चैनल पर जाकर उस क्लासेस को ले सकते हैं। आपकी अभी तक बायोलॉजी की जितनी भी क्लासेस हुई हैं सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है। आपको चैनल पर जाना है और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी वीडियो लाइन बाय लाइन मिल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका जो बायोलॉजी का लेसन है, आपका पौधों एवं जंतुओं में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसको मैं आज यहाँ पर स्टार्ट करूँगी। और इससे पहले जो आपका लेसन था जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, तो ये जो लेसन है आपका, ये लेसन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। जब मैंने आपसे बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस किया था तो वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि कौन कौन सा लेसन जो है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है और कौन कौन सा लेसन आपको पढ़ना है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सिलेबस वाली वीडियो ना देखी हो वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो भी आपका पेपर है या जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया था आपका सिलेबस, जो आपका न्यू सिलेबस आया था, जो कि आपके सिलेबस में 30% की कमी कर दी गई थी जो आपका कोरोना वायरस की वजह से। तो जो भी लेसन आपका हटाया गया है वो भी मैंने आपको बताया और कौन कौन सा लेसन आपको पढ़ना है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो जो आपका लेसन है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसके बाद आपका कौन सा लेसन आ रहा है? इसके बाद आपका लेसन ये वाला आ रहा है पौधों एवं जंतुओं में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस लेसन को हमें पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में आपको इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद हम आगे के जो भी आपके इसके टॉपिक होंगे उसको डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका ये लेसन है आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी पौधों एवं जंतुओं में जनन किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस लेसन के जरिए बताई गई हैं। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा हुआ टॉपिक, आपका फर्स्ट आपका ये टॉपिक लिखा हुआ है जनन। क्या लिखा हुआ है आपका? जनन यानी रिप्रोडक्शन। तो आपका जनन क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। आपका जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद हम बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनन जो है सभी जीवों का अनिवार्य लक्षण है, यानी जो जनन की जो आपकी प्रोसेस होती है, जो आपका रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, वो सभी जीवों का एक अनिवार्य लक्षण है। यानी ये एक जो आपका जनन है, जो आपका रिप्रोडक्शन है, ये सभी जीवों में एक अनिवार्य लक्षण है, यानी ये सभी जीवों में ये होता है जो आपका रिप्रोडक्शन का सिस्टम होता है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि अपनी जाति या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीवों को पैदा करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। तो आपसे यहाँ पे सीधे सीधे आपको बताया गया है जनन की डेफिनेशन, यानी जो आपका रिप्रोडक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या होती है ये आपको यहाँ पर बताई गई है। क्या होती है कि अपनी जाति या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीवों को पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसको जनन कहा जाता है। यानी जो भी जीव है, जो भी जाति है, जो भी जीव है, जो भी जाति है, वो अपने जैसे ही जीवों को पैदा करता है, उनको जन्म देता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को आपका कहा जाता है जनन यानी रिप्रोडक्शन कहा जाता है। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनन का जीवों के जीवन चक्र में निम्नलिखित महत्व है। अब आपका यहाँ पर जनन जो आपका रिप्रोडक्शन है इसके महत्व के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है कि जनन द्वारा जीवन अपने समान जीवों की संख्या में वृद्धि करते हैं। तो जो आपकी जनन प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है? जनन प्रोसेस यानी जो आपका लिखा हुआ है जनन द्वारा जीवन अपने समान जीवों की संख्या में वृद्धि करते हैं। जो जीव होते हैं जनन के द्वारा क्या करते हैं, अपने जैसे जीव जो जिस तरह से वो खुद होते हैं उसी तरह से अपने जीवों का जो है उनकी संख्या में वो वृद्धि करते हैं। यानी जैसे कोई कुत्ता है तो जो कुत्ता होता है जब वो होता है तो उसके जो बच्चे होते हैं उसी की तरह तो होते हैं, जैसे कुत्ते का जो भी आपका होता है वो आपका
जिस तरह से वो होते हैं उसी तरह से जीव पैदा करते हैं। तो ये आपका हो जाता है इनकी मतलब अपने तरह जीवों की संख्या में वो वृद्धि करते हैं, किसके द्वारा? जनन के द्वारा। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं, यानी अपने तरह ही जीवों की उत्पत्ति करते हैं, उनको जन्म देते हैं। इसका मतलब वो अपनी जाति को, जो उनका वंश है, उसको वो बनाए रखते हैं। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि जनन द्वारा आनुवंशिक लक्षण जीवों से संतानों में वंशागत होते हैं, जिससे संतान अपने जनकों के समान दिखती है। यानी यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है? आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आनुवंशिक लक्षण, यानी जो लक्षण आपके माता पिता के अंदर होते हैं वही लक्षण जो है वो आपके अंदर होते हैं। जैसे कोई मनुष्य है, जैसे मनुष्य का जिस तरह से पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उसी तरीके से उसके बच्चे का भी स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर यही आपको बताया गया है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि जनन द्वारा संतानों में कुछ विभिन्नताएं भी आती हैं। ये विभिन्नताएं जैविक विकास का आधार होती हैं, यानी जो आपका रिप्रोडक्शन होता है इसमें कुछ डिफरेंस भी होते हैं, और ये जो डिफरेंस होते हैं ये जो आपका जैविक विकास होता है उसके आधार पर ये होते हैं। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होती हैं। तो ये आपका हो गया जनन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी आपका इसका जो आपका जनन यानी जो आपका रिप्रोडक्शन होता है ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैंने बता दी। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि पौधों में जनन। अब ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या लिखा हुआ है आपका? पौधों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि पौधों में पाई जाने वाली जनन विधियों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो जो आपके पौधों में जनन की जो प्रोसेस होती है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आपका लिखा हुआ है अलैंगिक जनन और दूसरा आपका लिखा हुआ है लैंगिक जनन। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपका जो है वो अलैंगिक जनन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आपका यहाँ पे लिखा हुआ है पादपों में अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका क्या लिखा हुआ है इसमें आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलैंगिक जनन में दैहिक कोशिकाओं से नए जीव उत्पन्न होते हैं तथा जनन इकाइयाँ या तो बनती ही नहीं अथवा बिना अर्धसूत्री विभाजन से बनती हैं। पादपों में अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियाँ पाई जाती हैं। तो आपका यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? अलैंगिक के बारे में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। आपको इसमें जो आपकी अलैंगिक जनन होता है उसमें दैविक कोशिकाओं से क्या होता है? नए जीवों की उत्पत्ति होती है, और इसमें जो इकाइयाँ होती हैं या तो बनती हैं या तो नहीं बनती हैं, और ये किससे विभाजित होती हैं? ये अर्धसूत्री से इनका विभाजन होता है, जो आपका अलैंगिक जनन होता है। तो इसमें आपका क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देती हूँ कि जब पौधा होता है, पौधों के अंदर जो होते हैं नर और मादा दोनों की जो अलग अलग संरचना जो है वो नहीं मिलती। जो पौधे होते हैं, पौधों के अंदर नर और मादा दोनों की अलग अलग संरचना नहीं मिल रहे होते हैं, यानी कोई पौधा इतना विकसित नहीं हो पाता है जिसके अंदर मादा जनन अंग हो। जो आपका जनन अंग होता है वो जो पौधे होते हैं वो इतने विकसित नहीं हो पाते जिससे कि उनके अंदर कोई आपका जो मादा जनन अंग हो और ना ही उनके अंदर नर जो जनन अंग होता है वो भी नहीं होता। तो ये जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और इनका जो संपूर्ण विकास भी नहीं हो पाता है। जो पौधे होते हैं जो आपके अलैंगिक के अंतर्गत आते हैं, तो इनमें क्या होता है? इनमें जो है बहुत अच्छे तरीके से विकसित भी नहीं हो पाते और ना ही इनके अंदर नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं, इनका संपूर्ण विकास भी नहीं हो पाता, जिसके कारण इनमें क्या होता है? युग्मक का अभाव हो जाता है। जो आपका इस युग्मक होता है उसका ये अभाव हो जाता है, यानी जो युग्मक होता है वो आपका अलैंगिक जनन में नहीं पाया जाता है। और ये जो आपका अलैंगिक जनन होता है यानी जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये किस में होता है? ये ज़्यादातर शैवालों में होता है। और ये जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किसके द्वारा होता है? ये आपका होता है जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, कई सारी इसकी विधियाँ आपको यहाँ पे बताई गई, जैसे विखंडन, बीजाणु निर्माण, ये सारी विधियाँ जो हैं वो आपकी अलैंगिक जनन के थ्रू ही आपकी होती हैं। तो ये सारी विधियाँ भी आपको यहाँ पर बताई गई हैं। तो इसके बाद चलिए देख लेते हैं आपका क्या लिखा हुआ है। इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि पादपों में अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियाँ होती हैं। तो जो आपका अलैंगिक जनन होता है इसमें कई प्रकार की विधियाँ होती हैं। इसमें फर्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है विखंडन। तो आपका यहाँ पे विखंडन लिखा हुआ है यानी फिजन। इसका क्या मतलब होता है? इसका आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह
एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, यानी जो विखंडन होता है ये आपका एक कोशिकीय में पाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पे ये हो गया। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें कोशिका सूत्री या असूत्री विभाजन द्वारा दो या अधिक कोशिकाओं में बट जाती है और संतति कोशिकाएं नए जीव बनाती हैं। आपका यहाँ पे विखंडन लिखा हुआ। सबसे पहले आपको इसके लिए इसका आपको फिगर देखना होगा। जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है जीवाणुओं में विखंडन, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो आपका ये वाला फिगर बना है, इसमें आप देखिए, इसमें आपको क्या दिखाया जाए, आपका ये एक गुणसूत्र यहाँ पर बना हुआ है। ये गुणसूत्र ये थोड़ा सा विकसित हुआ यहाँ पर, तो विकसित होने के बाद ये थोड़ा सा क्या हुआ, यही जो आपका ये गुणसूत्र ये जो बना है यही आपका क्या हो गया, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी क्या हो गया, इसका विखंडन हो गया, यानी ये दो पार्ट में आपका टूट गया। जो आपका ये गुणसूत्र यहाँ पर ये सिंगल था, फिर इसमें थोड़ी सी प्रोसेस हुई, थोड़ी सी इसकी यहाँ पे प्रोसेस की गई। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो आपका यही जो गुणसूत्र है ये आपका क्या हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी इसका विखंडन हो गया। तो यही आपका यहाँ पे बताया जा रहा है, जो आपकी अलैंगिक या जो आपका विखंडन है ये अलैंगिक का ही तो एक प्रोसेस है, इसी की तो एक विधि है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका गुणसूत्र होता है ये आपका एक कोश के जीवों में आपका जो विखंडन होता है किस में होता है, आपका ये एक कोश के जीवों में ही होता है। और इसमें क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं वो बट जाती हैं, यानी देखिए आपकी ये कोशिका थी, ये आपका क्या होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ऐसे ऐसे करके ये धीरे धीरे कई पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं और इनसे क्या होता है, इनसे नए जीवों का, नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो ये आपका हो जाता है विखंडन। तो इसमें आपका लिखा हुआ है कि जीवाणुओं व प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा और यूग्लिना में विखंडन द्वारा जनन होता है। तो आपसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकता है कि अमीबा और जो यूग्लिना होते हैं उनमें जनन जो है किसके द्वारा होता है, तो इनमें जनन जो है किसके द्वारा होता है, आपका विखंडन के द्वारा जनन होता है। और जो आपका मलेरिया परजीवी है, जैसे एक कोशिकीय प्रोटोजोआ में जनन जो है वो बहुखंडन विधि से होता है, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीजाणु निर्माण यानी स्पोर फॉर्मेशन, यह आपका लिखा हुआ है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा कि कम विकसित पादपों में दृढ़ आवरण वाली विशेष एक कोशिक रचनाएं बनती हैं जिन्हें बीजाणु कहते हैं। यानी जो आपके पादप होते हैं जो कम विकसित होते हैं उनमें क्या होता है, एक विशेष एक कोशिक रचनाएं बनती हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है आपका बीजाणु। क्या कहा जाता है, बीजाणु कहा जाता है। और ये प्रतिकूल वातावरण में सुरक्षित रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरित होकर नए पादप बनाते हैं। कवक तथा शैवाल में बीजाणु निर्माण द्वारा जनन होता है। तो जो आपका यहाँ पे सेकंड आपका चित्र बना है, जो सेकंड आपका यहाँ पे फिगर बना है, इसमें आपको बताया गया है बीजाणु निर्माण के बारे में। इसमें आपका क्या होता है, ये जो आपके होते हैं ये कम विकसित पादप होते हैं, इनमें भी जो भी आपका ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो आपका यहाँ पे फिगर बना है, इसमें आपका क्या होता है, ये आपके जो बीजाणु होता है इसका निर्माण जो है वो ये कम विकसित पादपों में दृढ़ आवरण वाली विशेष एक कोशिक रचनाएं बनती हैं। इसमें क्या होती हैं, एक कोशिक रचनाएं इसमें बनती हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको बीजाणु कहा जाता है। ये प्रतिकूल वातावरण में सुरक्षित रहते हैं, यानी जो आपका बीजाणु द्वारा जो भी आपका अलैंगिक जनन होता है इसमें आपका ये वातावरण के अकॉर्डिंग खुद को ये अपना, जब भी इनका वातावरण इनके अकॉर्डिंग होता है तभी इनमें जो बीज होता है जो अंकुरित होता है वो बनता है। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। क्या बताया गया है आपको यहाँ पर जो आपका बीजाणु निर्माण होता है यानी जो स्पोर फॉर्मेशन होता है, इसमें आपको यही होता है, इसमें प्रोसेस जो होती है इसमें सबसे पहले आपका यहाँ पे छोटा सा बनता है, इसमें फिर धीरे धीरे क्या करके होता है, इसमें धीरे धीरे करके स्पोर बनने लगते हैं। और स्पोर से क्या होता है, इसमें आपके जो अंकुरित होते हैं, जब ये सही इनको प्रतिकूल वातावरण मिलता है, एक सुरक्षित वातावरण मिलता है, तब ये इसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने जो इनके अंदर बीज होता है वो अंकुरित होने लगता है। और ये ज़्यादातर किस में होते हैं, ये आपके ज़्यादातर जो कवक होती है उसमें होते हैं या शैवाल में ये होते हैं। तो जो आपका कवक और जो शैवाल होता है इसमें किसके द्वारा जनन होता है, इसमें जनन आपका होता है बीजाणुओं के द्वारा। किसके द्वारा होता है, बीजाणु निर्माण के द्वारा इनमें जनन होता है। तो ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कलिकोत्पादन यानी बडिंग। तो आपका इसमें क्या बताया गया है, इसमें आपका बताया गया है कि ईस्ट कोशिका से छोटे कलिका सदृश उभार या मुकुल बनते हैं जो कोशिका से अलग होकर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाते हैं। ईस्ट में ये मुकुल मात्र कोशिका से अलग हुए बिना नए मुकुल बना लेते हैं, जिससे एक ही ईस्ट कोशिका पर मुकुलों की श्रृंखला बन जाती है। अब आपका यहाँ पे बताया गया है बडिंग के बारे में। तो बडिंग आपकी क्या होती है, जो पौधों में बिना बीज के
बीज के भी प्रजनन हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पौधे के किसी भाग से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, जैसे कि स्पोकिक जो आपका होता है जीव, जो बहुत छोटे जीव होते हैं उनमें, जैसे कि आपका ईस्ट हो गया या हाइड्रा आदि में जो है वो इसमें इस तरह की आपकी प्रोसेस जो है वो आपकी होती है, जो आपका बडिंग होता है ये उसमें होता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका यहाँ पे लिखा हो ईस्ट कोशिका में मुकुलन, तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका ये एक पैतृक कोशिका है, पैतृक कोशिका होती है, इसमें आपका थोड़ी सी इसमें यहाँ पे प्रोसेस होती है। देखिए ये सबसे पहले आपकी इस तरीके से थी, फिर यहाँ पर इसकी थोड़ी प्रोसेस हुई तो इसमें आपका यहाँ पर ये मुकुल बनने लगा, तो जो ये आपका है ये मुकुल बनने लगा, इससे क्या हुआ, मुकुल बना। फिर यहाँ पर देखिए धीरे धीरे कई सारी कोशिकाओं का इसमें निर्माण हो गया। देखिए यहाँ पर ये निकल आई, यहाँ पर निकल आई, इस तरीके से जो है कई सारी कोशिकाओं का निर्माण हो गया। तो ये क्या होती है, ये नई कोशिकाएं बन जाती हैं। तो आपको यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो आपका बडिंग होता है, बडिंग में आपका एक पैतृक कोशिका होती है, एक पैतृक सेल होता है, उसमें आपका थोड़ा सा उसमें निर्माण होता है, थोड़ा सा उसमें प्रोसेस होती है, तो आपका क्या बनने लगता है, आपका मुकुल बनने लगता है, और यही धीरे धीरे क्या करके नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो ये आपका हो जाता है बडिंग का प्रोसेस। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन। क्या लिखा हुआ है आपका, खंडन। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी सरल रचना वाले बहुकोशिक पादपों जैसे स्पायरोगाइरा का फिलामेंट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड नए तंतु में विकसित हो जाता है। तो इसमें आपका क्या होता है, जो आपका खंडन होता है यानी जो आपका फ्रेगमेंटेशन होता है, इसमें आपका क्या होता है, जो आपकी सरल जो आपकी रचनाएं होती हैं, जो आपकी सरल रचना वाले बहुकोशिकीय पादपों जैसे आपका इसमें आपको एग्जांपल भी दिया गया स्पायरोगायरा, तो इसके जो भी फिलामेंट होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और जो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं उन्हीं से क्या होता है, उन्हीं से जो है वो नए तंतुओं का विकास होता है, नए तंतु जो हैं वो विकसित होते हैं आपका इसके जरिए। तो आपका यहाँ पर ये हो गया अलैंगिक की सारी प्रोसेस। तो आपका अलैंगिक क्या होता है, जो आपका यहाँ पे बताया गया है, आपका जो आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के जरिए आपका क्या क्या होता है, इसमें आपका विखंडन आ जाता है, बीजाणु निर्माण आ जाता है, फिर इसमें आपका आ जाता है जो आपका कलिकोत्पादन है और खंडन, ये सारी चीज़ें आपका इसके अकॉर्डिंग आ जाती हैं, जो आपका अलैंगिक जनन होता है। तो आपका जो अलैंगिक जनन होता है इसमें क्या होता है, इसमें केवल एक ही जनन भाग लेता है, इसमें आपका जो अलैंगिक जनन होता है इसमें केवल एक ही जनन भाग लेता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, इसमें आपका युग्मक जो होता है वो नहीं बनता है, युग्मक जो होता है वो नहीं बनता है। और बिना बीज वाले पौधे जैसे आपके गुलाब, अंगूर तथा केले में क्या होता है, ये अलैंगिक जनन द्वारा ही जनन संभव हो पाता है। यानी जो बिना बीज वाले आपके पौधे होते हैं, जैसे कि आपका गुलाब हो गया, अंगूर हो गया, ये सारे क्या हैं, ये बिना बीज वाले पौधे हैं। तो इनमें जो है अलैंगिक जनन जो है वो किसके द्वारा होता है, अलैंगिक जनन के द्वारा ही इनमें जनन संभव हो पाता है। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आप चलिए देखते हैं आपका क्या लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कायिक जनन यानी वेजिटेटिव, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कायिक जनन के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका लिखा हुआ है कि कायिक या वर्धी जनन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें पादप शरीर के किसी भी कायिक भाग यानी आपका यहाँ लिखा हुआ है पुष्प को छोड़कर से नए पौधे का विकास होता है। क्या होता है, जो आपका कायिक जनन होता है, ये क्या होता है, अलैंगिक जनन की वह विधि होती है। तो जो आपकी कायिक जनन है ये भी आपकी अलैंगिक जनन की ही एक विधि है। तो इसमें आपका क्या होता है, जिसमें पादप शरीर के किसी भी भाग, जो आपका पुष्प का भाग होता है उसको छोड़कर, उसको आपको नहीं लेना है, पुष्प के भाग को छोड़कर बाकी सभी से नए पौधे का विकास होता है। पौधों में निम्नलिखित भागों से कायिक जनन होता है। तो इसमें आप देख लेते हैं जो पौधों में जो है वो कायिक जनन किस तरीके से होता है। सबसे पहले आपका होता है जड़ों द्वारा, तो जड़ों द्वारा से भी आपका जो है कायिक जनन होता है। इसमें आपका लिखा हुआ है डहेलिया शतावर तथा शकरकंद की जड़ें भोजन इकट्ठा कर फूल जाती हैं और सुप्तावस्था में चली जाती हैं। उन पर लगी अपस्थानिक कलियां अगले जनन काल में नए पौधे को जन्म दे देती हैं। तो इसमें आपको यही बताया गया। देखिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है शकरकंद की कंदिल जड़ें। तो ये आपका यहाँ पर एक शकरकंद का आपका यहाँ पे दिखाया गया है फिगर। तो इसमें आपका धीरे धीरे क्या होता है, इनको धीरे धीरे ये जो जिनकी जड़ें होती हैं ये भोजन इकट्ठा करती हैं। तो इनका जो निर्माण होता है, जो इनमें जनन होता है, किसके द्वारा होता है, जड़ों के द्वारा होता है। जड़ों के जरिए इनमें कई सारी पहले आपका एक लगाया जाता है, तो इनमें कई सारी जड़ों का निर्माण होता है। इनकी जड़ों में कई सारी कलियाँ निकल आती हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए डहेलिया की फूल की जड़ें, तो जैसे आपका यहाँ पे ये डहेलिया का है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं छोटी छोटी जड़ें यहाँ पर निकलने लगती हैं धीरे धीरे। तो इनके जो भोजन होता है, इनका भोजन जो है जड़ों में इकट्ठा होता
होता है और ये धीरे धीरे करके जो है वो बाद में कलियाँ जो हैं इनकी खिलने लगती हैं जड़ों के द्वारा। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया है। आपका यहाँ पे कई सारे फिगर भी आप यहाँ पर बने हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे। सबसे पहले आपका यहाँ पे शकरकंद की कंदील जड़ें बनी हुई हैं, फिर इसके बाद डहेलिया की फूल की जड़ें बनी हैं, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे अदरक का भी बना हुआ है और यहाँ पर आपका आलू का भी बना। तो आपने आलू देखी होगी ना, अगर आलू को आप काफ़ी समय तक रख देते हैं तो उनमें इस तरह से देखिए, इस तरह से कलिका जो है वो बनने लगती हैं और ये छोटी छोटी इस तरह से आँख भी बनने लगती हैं। तो अगर आपने आलू को देखा होगा तो इसी आलू को काट कर बोया जाता है और इससे क्या होता है, नई आलू का जो है वो निर्माण होने लगता है। तो आपको यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये आपका यहाँ पर प्याज का भी इसी तरीके से दिखाया गया है और इसी से आपका यहाँ पर अदरक का भी दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनका जो कायिक जनन जो होता है किसके द्वारा होता है, जड़ों के द्वारा इसमें होता है कायिक जनन। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। अब चलिए देखते हैं अगला आपका क्या लिखा हुआ है। अगला आपका यहाँ पे लिखा हुआ है तनों द्वारा। तो अभी हमने पढ़ा जड़ों के द्वारा कायिक जनन, अब यहाँ पर हम देखेंगे तनों के द्वारा किस तरीके से कायिक जनन आपका होता है। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है अदरक, हल्दी, आलू, अरबी, प्याज व लहसुन। ये लहसुन के भूमिगत तनों दूब घास, ब्राह्मी, पुदीना, गुलदाउदी आदि अर्धवायवीय तनों तथा गन्ना, अमरबेल व मनी प्लांट के वायवीय तनों से नए पौधे उगते हैं। यानी जो ये आपके सारे जो लिखे हुए हैं इन ये तनों से बनते हैं। जो आपके अदरक हो गई, हल्दी हो गई, आलू हो गई, तो जो और गन्ना हो गया, ये क्या होता है, ये तनों से इनके नए पौधों नए जो बनते हैं इनकी तनों से इनका निर्माण होता है। जो आपकी अदरक होती है, जैसे आपने गन्ना देखा होगा, तो गन्ना जो होता है उसको काट काट कर उसको पुनः ज़मीन में बोया जाता है, तो उसी तने से ही जो है वो नए गन्ने निकल आते हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका कायिक जनन होता है वो तनों के द्वारा भी होता है, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका तीसरा लिखा हुआ है पत्तियों द्वारा। तो पत्तियों द्वारा क्या होता है, बिगनोनिया तथा ब्रायोफिलम या अजूबा की पत्तियों के किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं व जड़ें उग आती हैं और प्रत्येक कली एक नए पौधे में विकसित होती है। तो इसमें जो आपका कायिक जनन होता है पत्तियों के द्वारा भी होता है। जो आपकी अजूबा की पत्तियां होती हैं उनके किनारों में अपस्थानिक कलिकाएं और जड़ें उग आती हैं। तो जब उनको लगाया जाता है तो उनकी पत्तियों में ही जो है वो आपकी कलिकाएं निकल आती हैं और उनसे क्या होता है, उनकी कली से क्या होता है, एक नए पौधे का निर्माण जो है वो हो जाता है। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि पत्र प्राकलिकाओं द्वारा। तो आपका यहाँ पे लिखा है कि कुछ पौधों में कलिकाओं के समूह इकट्ठा होकर प्राकलिकाएं या बुलबिलस बनाते हैं, जो मात्र पौधों से अलग होकर नए पौधों में विकसित हो जाती हैं। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि कृत्रिम कायिक जनन। क्या लिखा गया है आपका यहाँ पे, कृत्रिम कायिक जनन। अब इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका लिखा है कि अच्छी किस्म के पौधे प्राप्त करने के लिए पादप वैज्ञानिक कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग व गुटी द्वारा एक ही पौधे से कई पौधे बनाते हैं। ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर क्या बताया गया कि अच्छी किस्म के पौधे प्राप्त करने के लिए जो वैज्ञानिक होते हैं किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और गुटिंग द्वारा एक पौधे से कई पौधे बनाते हैं। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जैसे आपका गुलाब का पौधा हो गया तो आप क्या करते हैं, उसकी कलम को काट कर लगा देते हैं। जैसे आपका ये हो गया, ये आपके यहाँ पर एक कलम दिखाई गई है, यही कलम आपको यहाँ पर कटी, आपने इसको मिट्टी में लगाया, धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, देखिए जड़ें आपके यहाँ पर, इसकी जड़ों में जो है वो विकास होने लगा और यहाँ पर ये नया पौधा यहाँ पर बनने लगा। तो एक ही पौधे से कई सारे पौधे बन जाते हैं। जैसे अगर आपने गुलाब का पौधा देखा होगा या आपके घर में होगा, तो सबसे पहले उसमें क्या की गई, उसकी कटिंग की गई ना, कटिंग करी गई, उसकी कलम को काटा गया, वो भी कहीं से, मतलब जो गुलाब का पौधा था वो भी कहीं खिला हुआ था, तो उसमें से आपकी एक कलम काटी गई और उस कलम को काट कर यहाँ पर आपने उसको ज़मीन में लगा दिया, तो वहाँ पर उसमें भी आपका तो धीरे धीरे से इसी पौधे से तो ये नया पौधा बना, आपका एक नया गुलाब, जो आपका नए पौधा जो है गुलाब का वो बन जाता है। तो उसकी किससे बनता है, ये आपका कटिंग से, यानी जो गुलाब की कलम होती है उसको काट कर ही हम लगाते हैं, तो उससे हमारा एक नए गुलाब का पौधा, उसका भी निर्माण हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। और यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपने यहाँ पर लगा दिया, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कटिंग।
फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है लेयरिंग। तो देखिए आपका ये हो जाता है, जैसे आपने पौधा लगाया तो धीरे धीरे उसमें देखिए धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें यहाँ पर निकलने लगती हैं धीरे धीरे। जैसे आपने कलम लगाई, पहले उसकी जड़ में वृद्धि हुई, फिर उसके तने में वृद्धि हुई, फिर धीरे धीरे देखिए यहाँ पर एक तरह से नया पौधा यहाँ पर बन जाता है। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। तो ग्राफ्टिंग में आपका क्या होता है कि पौधों की नई एवं विकसित किस्में कैसे मिल सकती हैं, इस बारे में आपको यहाँ पर इसी के थ्रू आपको यहाँ पर बताया गया है। तो जो आपकी ग्राफ्टिंग होती है ये आपकी क्या होती है, इसमें आपका जो पौधा होता है उसको काट कर यहाँ पर लगाया जाता है, यहाँ पर इसकी ग्राफ्टिंग की गई है। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया है। देखिए ये आपका जो ये वाला जो फिगर है इसमें आपकी लेयरिंग होती है। जैसे आपने यहाँ पर ये लगाया पौधा, यहाँ पर ये इसका थोड़ा सा निर्माण हुआ, लेकिन इस बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर एक नई यहाँ पर नया तना निकला। देखिए इसमें इतनी सारी ढेर सारी पत्तियाँ भी निकल आई। तो इसमें इसकी क्या होगी, इसकी ये आपकी लेयरिंग हो गई। यहाँ पर नए पौधों का भी इसमें निर्माण हो गया। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया। तो जो ग्राफ्टिंग में विभिन्न पौधों की शाखाओं को जैविक तरीके से जोड़ देते हैं। तो जो आपकी ग्राफ्टिंग की प्रोसेस होती है, जैसे आपका ये वाला फिगर बना हुआ है, तो इसमें आपका ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि विभिन्न पौधों की जो शाखाएं होती हैं कई सारी शाखाओं को एक साथ जो है जैविक तरीके से जोड़ दिया जाता है। जैसे कि आपका ये होगा, ये दोनों अलग थे, इन दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया गया और जोड़कर इनको बांध दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे देखिए यहाँ पर ये नई सारी शाखाएं यहाँ पर निकल आती हैं। तो ये आपका किसके थ्रू होता है, ये आपका ग्राफ्टिंग के थ्रू होता है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया कृत्रिम कायिक जनन के बारे में। अब चलिए देखते हैं आपका क्या लिखा हुआ है। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि कायिक जनन के लाभ। तो कायिक जनन के लाभ क्या होते हैं ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तो आपका यहाँ पे लिखा है कि वर्धी जनन या कायिक जनन के बहुत से लाभ हैं। तो जो आपका कायिक जनन होता है इसको वर्धी जनन भी कहा जाता है। तो इसमें आपका क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा है कि जिन पौधों में बीज नहीं बनते, जैसे केला, अंगूर व अनानास, उनमें कायिक जनन द्वारा नए पौधे उगाए जाते हैं। यानी जिन पौधों में बीज नहीं बनते उनसे नए पौधे किसके द्वारा बनाए जाते हैं, कायिक जनन के द्वारा बनाए जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि बीज बनाने व उनसे पौधे उगाने की क्रिया अधिक जटिल व धीमी होती है। वर्धी जनन द्वारा थोड़े समय में तेजी से नए पौधे बनाए जा सकते हैं। तो जो बीज वाली प्रोसेस होती है वो थोड़ा से उनकी प्रोसेस होने में टाइम लगता है, यानी लेकिन जो आपका वर्धी जनन होता है, जो आपका कायिक जनन होता है, इनसे जो है इनका जो प्रोसेस होती है थोड़ी सी तेज़ी से होती है। जो बीज की अपेक्षा इनकी प्रोसेस तेज़ी से होती है, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका लिखा है कि एक ही लक्षण के बहुत से पौधे बनते हैं, यानी एक ही पौधे से जो है कई सारे पौधे बन जाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर इसके बाद आपका लिखा है कि पौधे के विशेष ऐच्छिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा जा सकता है, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर ये सारी आपकी हो गई कायिक जनन के लाभ के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको अलैंगिक जो आपका होता है, यानी जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके बारे में, इसकी कितनी प्रोसेस होती हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी ये आपका लेसन कम्प्लीटली फिनिश नहीं हुआ, इसके आगे के बहुत सारे इसके टॉपिक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।